10 साल के बाद आप बच्चे को कोचिंग भेज नहीं पाएंगे। लेकिन आपकी सादगी देखकर कतई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि सीकर की सरजमी का एक शिक्षक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखता है। 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स बच्चा गेन कर लेता है। हाँ, तो इसको आप सबकी पहुंच तक कहेंगे या पेपर के स्टैंडर्ड का? कई बच्चों की और पेरेंट्स की चिंता हुआ करती थी कि 12th में 90% मार्क्स हैं, 92% मार्क्स हैं, फिर भी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी डिपार्टमेंट में एडमिशन नहीं मिलेगा। कोटा शहर करीब 10 मर्डर हर साल कर देता है। दोस्तों नमस्कार, मैं एमएम बलडोरिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। जिन लोगों के जमाने में हुनर बोलते हैं, जो लोग अपनी काबिलियत से, अपने दमखम से और अपनी योग्यताओं के बलबूते जमाने में स्थापित होते हैं, उनकी चमक अलग होती है, उनकी धमक अलग होती है। मैं आज आपको एक ऐसी ही शख्सियत से रूबरू करवा रहा हूं। रमेश शर्मा सर मेरे साथ हैं। सीकर में किंग्स एकेडमी के आप फाउंडर हैं और विदेश की कई सारी यूनिवर्सिटीज में आपने एक प्रोफेसर और शिक्षक के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। रटगर्ज और येल यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालयों में आप व्याख्यान देते हैं, लेकिन आपकी सादगी देखकर कतई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि सीकर की सरजमी का एक शिक्षक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखता है। 118 रिसर्च पेपर्स के साथ और 18 बुक्स के साथ आप अभी भी लगातार बच्चों को निखारने में लगे हुए हैं। अगर बैंकिंग सेक्टर की मैं बात करूं विशेष तौर पर, तो रमेश शर्मा सर ने हजारों बैंकर्स आज तक तैयार किए हैं, कई पीढ़ियां आपने संभाली हैं। और इसके साथ साथ ही अगर देखा जाए तो एजुकेशन सेक्टर में जो प्राइमरी एजुकेशन के टीचर्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जो जाते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, वहां से लेकर फर्स्ट क्लास एजुकेशनल स्टेटस तक आपने हजारों शिक्षक दिए हैं। लिंग्विस्टिक कॉग्निटिव लैंग्वेज के आप एक्सपर्ट हैं। संज्ञानात्मक जो विज्ञान है, भाषा विज्ञान, उसमें आप महारत हासिल किए हुए हैं। अनेकों विद्यार्थियों की डिमांड पर जो CUET एग्जाम इस देश में कंडक्ट करवाने जा रहा है, NTA, उसके बारे में एक संक्षिप्त चर्चा मैं सर से करूंगा और निश्चित तौर पर मुझे पूरा भरोसा है ये हम सब के लिए बहुत लाभदायक होगी। बहुत अच्छी बातें और की पॉइंट्स आप तक पहुंचा रहा हूं मैं मेरे चैनल के माध्यम से रमेश शर्मा सर के साथ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। CUET के बारे में जो बच्चे जानना चाहते हैं, बच्चों के लिए जो चीज़ें हमें बताना जरूरी है, आवश्यक है, मेरा आपसे निवेदन है कि वो सब चीज़ें आप बच्चों तक संप्रेषित करें। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये देखा जाता रहा है कि जो स्कूल एजुकेशन के बाद जब आप कॉलेज एजुकेशन में एंट्री करते हैं तो दोनों की डिमांड्स बहुत डिफरेंट हैं। बिल्कुल सर। पहले आप एक टीनेजर होते हैं और जब आप टीनेजर से मैनहुड की ओर जा रहे होते हैं तो बुनियादी शिक्षा की ज़रूरतें अलग हैं और रिसर्च पोटेंशियल के साथ लाइफ स्किल्स को इम्प्रूव करते हुए अपने लिए एम्प्लॉयबिलिटी तलाशने के लिए स्किल्स अलग हैं। शायद हम जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर विद्यार्थी साइंस के होंगे आपके साथ। ज़्यादा और साइंस के विद्यार्थियों का एक चलन बन पड़ा है कि क्लास 10 के बाद वो नीट या IIT की ओर रुख करते हैं। CUET उससे बहुत आगे का कदम है। CUET एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए एंट्रेंस टेस्ट है और एक कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट है। जी सर। जब 26 मार्च को भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन दिया, उस नोटिफिकेशन के साथ ये था कि अब आपको केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अलग अलग आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही एग्जाम से बच्चे पूरे देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या ये थी, पहली बात है कि मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे शिक्षा मंत्रालय को कि उन्होंने सभी यूनिवर्सिटीज़ को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार किया। जी सर। वाइस चांसलर्स आकर इसके लिए अग्री हो गई, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल था कि यूनिवर्सिटीज़ अपनी प्रवेश परीक्षाओं को ऑटोनॉमी के साथ जोड़ कर रखती हैं। बिल्कुल सर। हाँ, जैसे ये कहा जा रहा है कि कई सारी यूनिवर्सिटीज के अस्तित्व पे खतरा है ये एग्जाम। हाँ, पर मैं इसे बहुत एग्जेजरेशन वाला स्टेटमेंट मानूंगा। बिल्कुल सर। US में एक स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसको हम सेट के नाम से जानते हैं। आपने कुछ भी पढ़ा हो स्कूल एजुकेशन में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप उस एप्टीट्यूड टेस्ट में कैसा स्कोर करते हैं। जी सर। आज यदि कोई विद्यार्थी US की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहे तो उसे सेट एग्जाम देना होता है। ये वैसे ही एग्जाम की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं और समय के साथ धीरे धीरे जब ये इवॉल्व होगा तो हम देख पाएंगे कि
एप्टीट्यूड का रोल शायद विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों से बहुत आगे है, बहुत आगे, ज्यादा। क्योंकि एप्टीट्यूड का संबंध है आपकी इनेट एबिलिटीज जो आपके अंदर है, सोचने समझने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, इवन आपके रिसर्च का ओरिएंटेशन, ये सारी बातें वहीं से पता चलती हैं। इसी के साथ लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो जब आप CUET का स्ट्रक्चर देखेंगे जी सर, तो नॉर्मली एक पेपर 1 रखा गया है जो लैंग्वेज का पेपर है, उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है, और एक तीसरा पेपर है जो आपका एप्टीट्यूड वाला, या जिसको जनरल एप्टीट्यूड या एबिलिटी टेस्ट कह रहे हैं। जी सर। यहाँ आपको लैंग्वेज वाले पार्ट में 1A और 1B के नाम से 2 सेक्शन है। पेपर 2 अलग अलग, जैसे मान लीजिए कि आपको दिल्ली विश्वविद्यालय से बिना IIT किए आपको नया, मतलब जो नए इंजीनियरिंग के कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो आपको करना है। जी सर। अब एक विद्यार्थी को आइडिया नहीं है कि IIT और के अलावा भी मैं इंजीनियरिंग कर सकता हूँ। कर सकता, हाँ, कौन सी यूनिवर्सिटीज में कहाँ Yes. कहाँ ये कोर्सेज चलते हैं, कहाँ सब। ऐसे मान लीजिए कि आप क्लैट LLB के माध्यम से ही जनरली NLUs की ओर जाते हैं, पर आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अलावा ही देखते हैं कि मुझे BA LLB का कोई प्रोग्राम करना है, तो वो सारी संभावनाएं आपको CUET के माध्यम से मिलती है। CUET वास्तविक अर्थों में देखा जाए तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड है जी, जिसमें सभी वो विद्यार्थी जो गांव में रहते हैं, और मैं यूं कहूँगा मेरे जैसे, आपके जैसे वो लोग जो किसी मामले में किसी कारण से उस मीडियम के साथ नहीं जुड़ पाए, या शायद जरूरत भी नहीं थी, औपचारिक रूप से कोचिंग करना और अनौपचारिक सिस्टम का हिस्सा बनना, दोनों अलग अलग चीज, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो जो विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और वो ये देखते हैं कि मेरे लिए ऐसे कौन से करियर ऑप्शन है, मैं IIT में नहीं जा रहा हूँ, या मेरा इंटरेस्ट नहीं है, या मुझे डॉक्टर नहीं बनना लेकिन मुझे जाना बायोलॉजिकल साइंसेज में ही है। बिल्कुल सर। तो देश के ऐसे अनेक फाइनेस्ट रिसर्च वाले कॉलेजेस हैं जिनमें आप CUET के माध्यम से जा सकते हैं। सर लाइफ साइंसेज का जो फील्ड है, मैं थोड़ा सा आपको बीच में इंटरप्ट करूं, लाइफ साइंसेज में बहुत सारे सब्जेक्ट स्ट्रीम्स, यस, 24-26 मेन सब्जेक्ट स्ट्रीम्स हैं, यस, और उनमें स्टूडेंट्स पहले कंफ्यूज्ड था, उसको ये दिक्कत थी, वो ये सोचता था मैं बॉटनी से PG करूं, जूलॉजी से करूं, बायोटेक से करूं, माइक्रोबायोलॉजी से करूं, तो ये डिफरेंट स्ट्रीम से PG करने का उसका एक जो बड़ा कंफ्यूजन था, मतलब चूज करना जो ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इस एग्जाम के थ्रू क्या एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रॉपर सेट हो पाएगा? आप इसे यूं समझ लीजिए, पिछले साल मेरे मतलब एक जानकार है, उनकी बेटी है, उसने 12th किया एंड शी हैड 96+%, अच्छा स्कोर था, और बच्ची जो है वो माइक्रोबायोलॉजी में कुछ करना चाहते थे। तो माइक्रोबायोलॉजी के लिए आपको अक्सर ये कहते हैं कि आप या तो पुणे चले जाइए, हाँ, तो वहाँ आपको बहुत स्कोप मिल जाएगा, फर्ग्यूसन कॉलेज के माध्यम से आप पुणे महाराष्ट्र में पढ़ सकते हैं। तो पिछले साल हमने उसका पुणे में एडमिशन करवाया। जी सर। वो अभी वायरोलॉजी पढ़ रही है, हाँ, जो वायरल साइंस ऑफ वायरसेज। कोविड वाले मामले में सभी बच्चों ने इसका नाम खूब सुना होगा, वायरोलॉजी। बायोलॉजी। और सीरम के बाद तो जब आपका वैक्सीन आया तो हर कोई जानता है कि सीरम इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में ही है। अब आप रहते राजस्थान में हैं और आपको पहले पुणे के लिए एक अलग टेस्ट देना पड़ता है। अब आप इस एक ही देश के यदि सिटीजन हैं, यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट 26 आई थिंक, जो आई मीन नाउ वो थोड़ा एक्सटेंड होकर 62 तक चला गया, कुछ और यूनिवर्सिटीज ने भी उसे अडॉप्ट कर लिया है। तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनको विद्यार्थी सोचते थे, लेकिन कभी कभी घर वाले ऐसे करते थे कि यार अब तू कहाँ जाएगा। नाउ देयर इज वन टेस्ट, यू गेट सेलेक्टेड फर्स्ट, और उसके बाद में घर वालों को कन्विंस कर लीजिए। हाँ, आपके पास अगर रिजल्ट है yes. आपके पास है तो फिर कहीं भी जाने का ऑप्शन नॉर्मली क्या होता है, आपको आवेदन करने से पहले लड़कियों पर ये बहुत बैरियर आता है। सही बात है। क्यों? लड़कियों कहते हैं कि मुझे फॉर्म भरना है, तो कहते हैं कि नहीं हमें महाराष्ट्र नहीं भेजना। तो अब आपके पास यदि एडमिशन है, तो अभी भी है, मैं MBBS एंट्री के लिए नीट के बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो हम ये देखते हैं कि MBBS में सेलेक्ट हो गया बच्चा, नीट क्वालिफाई कर चुका, और फिर उन बच्चियों को भेजने में बड़ी आनाकानी करते हैं। उनके पेरेंट्स कहते हैं नहीं, हमें आसपास के एरिया की जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहीं भेजना है, बाहर हम नहीं भेजना चाहते। मतलब एम्स दिल्ली का ऑप्शन छोड़ते भी मैंने लोगों को देखा है।
हाँ, तो उसमें मैं वही कह रहा हूँ, ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, इवन जो डिस्टेंस है उसे भी हम अभी तक स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि जब आप तो चूंकि इकोलॉजी पढ़ाते हैं, तो मैं कहूँगा जो स्पीसीज माइग्रेट नहीं कर सकती, बिल्कुल सर, वो लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकती। हाँ, उनका जितना जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बढ़ेगा उतना सर्वाइवल नहीं आएगा। सर ने बहुत साइंटिफिक लॉजिक के साथ बात की। सर एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये CUET जैसे इंट्रोड्यूस हुआ, एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू देश के सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का मौका आपके पास है, तो क्या 12वीं के जो मार्क्स हैं, 12th के जो मार्क्स हैं, उनका वेटेज बिल्कुल खत्म हो जाएगा या 12th के मार्क्स की कोई अहमियत नहीं रहेगी? ये बहुत सारे बच्चों के सवाल होते हैं, बहुत सारे देखिए, वास्तविकता तो ये है कि यदि आप 50% से नीचे की बात करें तो वो एलिजिबल नहीं है जी, पर 50% से ऊपर तो उनका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। उसकी बड़ी वजह है कि डिफरेंट बोर्ड्स हैं, उनमें मार्किंग को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं जी सर, कि साउथ इंडिया के जो विद्यार्थी हैं, केरला बोर्ड के हैं, उनका स्कोर हमेशा ही ज़्यादा होगा, और यदि राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी होंगे तो उनका स्कोर कम होगा। जी सर। तो इस तरह के, और इवन दिल्ली मतलब CBSE में भी ये रहा, यदि दिल्ली रीजन का है तो स्कोर ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये सवाल उठते रहे। इन सारे सवालों को ख़त्म करने के लिए हमने CUET इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब CUET का सबसे बड़ा जो लाभ है, अब हालांकि इसके देखिए अब गलत मायने निकलने लगेंगे। अगले साल आप देखेंगे कि 10वीं के बाद काफ़ी सारे विद्यार्थी इवन कोचिंग्स में 10वीं के बाद कोर्सेज चलने लगेंगे। हाँ, कि 11 प्लस CUET का एक कोर्स शुरू हो जाएगा, फाउंडेशन कोर्स हो जाएगा। सो इट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ योर स्कूल एजुकेशन। जी, सबसे बड़ी जो IIT के एंट्रेंस टेस्ट हैं या जो नीट के टेस्ट है, उन्होंने क्या किया कि आपके स्कूल एजुकेशन को पूरी तरह रिप्लेस कर दिया है, एंड दिस इज अ बिग डैमेज टू एजुकेशन। क्योंकि अब विद्यार्थी इतने स्ट्रेस्ड होते हैं उसके कारण से कि उनका जो बेसिक जो इनेट एबिलिटी या जिनको हम मानवीय क्षमताएं कहते हैं, वो यांत्रिक क्षमताओं में तब्दील हो रही है। बिल्कुल। मानवीय क्षमताओं में सबसे पहले जरूरत है इमोशंस को मैनेज करना। CUET इसी तरह का पेपर डिजाइन हुआ है जिसमें कि कोचिंग आपको बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा। आपकी जो पोटेंशियलिटीज हैं, आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी जो सामान्य है, मतलब जैसे मैं यूँ कहूँगी महेंद्र जी का स्वभाव ऐसा है कि वो हंसमुख है। जी सर। अभी आपके व्यक्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है, और मुझे कोई कहेगा तो कहेंगे रमेश सर तो हैं थोड़े से संजीदा हैं। जी सर। लेकिन जब हम इस व्यक्ति की पहचान हम इन दो शब्दों के माध्यम से करते हैं, हंसमुख और संजीदा, तो एक तीसरा डायमेंशन और है कि वो ये पहचान के साथ साथ अंदर से एक दूसरे आदमी की रिस्पेक्ट कितनी करता है। बिल्कुल सर। 11th और 12th मैं एज ए कॉग्निटिव लिंग्विस्ट ही बता रहा हूँ कि साइकोलॉजिकली यदि मैं देखूँ तो आज जो बच्चे 11th और 12th में जो स्कूल्स में नहीं जाते हैं, उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं। बिल्कुल आते हैं। और जो बच्चे सीधे मतलब आप IIT की तैयारी भी कर रहे हैं और अपनी स्कूल एजुकेशन के साथ ही करते हैं, वो लाइफ लॉन्ग उनकी जो एक फ्रेंड्स का सर्कल बनता है, वो कोचिंग जाने वाले विद्यार्थी हमेशा मिस करते हैं। बिल्कुल सर। तो स्कूल एजुकेशन जब आप 10th में, 11th में, 12th में होते हैं, तब चूंकि आप टीनेजर होते हैं, आपकी एनर्जी अलग तरह की होती है, आपके इंटरेस्ट भी अलग तरह के होते हैं। वो सारे इंटरेस्ट बने रहें, इसके लिए भी CUET को इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी जैसे सर कई बच्चों की और पेरेंट्स की चिंता हुआ करती थी, कई बच्चों की और पेरेंट्स की चिंता हुआ करती थी कि 12th में 90% मार्क्स हैं, 92% मार्क्स हैं, फिर भी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी डिपार्टमेंट में एडमिशन नहीं मिलेगा, किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। इवन कई जगह तो आपने ये देखा है, DU के कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें 99, 100 मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसमें इंटरप्ट करूंगा। जी सर। दिल्ली विश्वविद्यालय का एक संगठक कॉलेज है सेंट स्टीफेंस है। बिल्कुल सर। और जब मैंने 1995 में मैं 12th क्लास में था जी, तो मुझे नहीं पता था कि उसमें एडमिशन के लिए 92% चाहिए होंगे। तो मैं इस बात से अनभिज्ञ था। आज भी सेंट स्टीफेंस ने इस बात को थोड़ा सा अलग जाके कि CUET का वो वेटेज 85% देंगे और 15% वेटेज जो है वो इंटरव्यू को देंगे। अच्छा। ये अकेला ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा आपको कि सेंट स्टीफेंस अपनी जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें 85% वेटेज
आपके CUET का वो अकाउंट मिलेंगे और 15% वेटेज आपका इंटरव्यू का होगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब ने इस पर एक तरह से आश्चर्य व्यक्त किया था। मैं इस बात से थोड़ा सा इतर जाना चाहूँगा। आप देखिए, अभी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनके साथ हम रोज मिलते हैं, उनमें एक्सप्रेसिव एबिलिटीज सामान्य नहीं है। हाँ, या तो बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है। सामान्य रूप में एक मतलब हम लैंग्वेज यूज करते हैं तो ह्यूमन की आइडेंटिटी तब है कि उसके पास लैंग्वेज है। बिल्कुल। जानवरों में ये वाली लैंग्वेज नहीं है जो हमारे पास है। हाँ, इसलिए उनकी आइडेंटिटी नहीं है। इसलिए जब आपके पास लैंग्वेज पर कमांड ही नहीं है, तो सरकार ने इस बार क्या किया, आपको मौका दिया। आप चाहिए तो 13 लैंग्वेजेस में से एक चुन लीजिए या फिर आप 20 में से एक चूज कर लीजिए। तो इसी के साथ ये वाला ठप्पा भी बाहर हो गया कि आप इंग्लिश मीडियम के नहीं हैं, इसलिए आप किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं पा सकते। हिंदी अंग्रेजी दोनों है सर, और इसके अलावा रीजनल लैंग्वेजेस। यस, सभी 13 लैंग्वेजेस जो हैं उनमें से हिंदी और इंग्लिश दोनों हैं, और इसके अलावा जो है 11 इंटरेस्टिंग बात है, फर्स्ट वाला पेपर आप जिस लैंग्वेज में चाहें उसमें दे सकते हैं। अच्छी बात ये है। आपके पास 2 ऑप्शन है। आप पहले ग्रुप से 13 में चुन सकते हैं या दूसरे ग्रुप में आप 20 में से चुन सकते हैं, आपकी जो मर्जी। कितने डोमेन्स में सर बच्चा एग्जाम दे सकता है मैक्सिमम? आई मीन देयर आर 7 सब्जेक्ट्स जिनको आप ले सकते हैं। जिसको हाँ, एक वो वाला जो लैंग्वेज है और उसके अलावा 6 सब्जेक्ट्स आप और ले सकते हैं, और एप्टीट्यूड आपका कंपलसरी है ही है। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में यदि आपको प्रवेश लेना हो, क्योंकि प्रवेश की तिथि बढ़ गई है और 31 तारीख तक उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। बिल्कुल सर, 31 में। तो यदि कोई विद्यार्थी CUET के माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय में आवेदन करता है, तो वह एक काम कर सकता है कि ऐसे कुछ कोर्सेज हैं जिनमें आपको केवल लैंग्वेज और आपके 12th के तीनों सब्जेक्ट चुन करके केवल 4 सब्जेक्ट भी आप दे सकते हैं। आप चाहें तो एप्टीट्यूड दीजिए, वरना मत दीजिए। हाँ, आपका जो असेसमेंट है वो 4 ही सब्जेक्ट्स पे होगा। तो पिछले दिनों एक स्कूल ने मुझे बुलाया था और वो अपने 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए चाह रहे थे कि सर आप इन्हें बताइए। तो मैंने उनको सीधे तौर पे कहा कि यदि आपने 12वीं में ठीक ठाक से सामान्य पढ़ाई की है तो दिल्ली विश्वविद्यालय आपको आमंत्रित कर रहा है। लेकिन अब इसमें भी खास बात ये हो गई कि जो विद्यार्थी IAS बनना चाहते हैं उनकी पहली पसंद तो DU हो सकता है। बिल्कुल सर। लेकिन केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी को आधार बना करके नॉर्थ इंडिया के विद्यार्थियों को आवेदन नहीं करना चाहिए। आपके पास ऐसे बहुत सारे साउथ में भी ऑप्शंस हैं, अच्छे ऑप्शंस हैं, एंड इट इज बेटर यू जस्ट माइग्रेट टू सर्वाइव। हाँ, तो आपको अच्छा चाहिए तो आपको थोड़ा तो जाना ही पड़ेगा। इवन नॉर्थ ईस्ट से लेकर कंप्लीट एक्सटेंशन आप जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। मैंने काफी सालों पहले तेजपुर का सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखा था। दैट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज। मतलब आप नॉर्थ ईस्ट से शुरू करेंगे, टॉप नॉर्थ से शुरू करेंगे, काफी सारे और काफी अच्छे ऑप्शंस हैं। अच्छा सर, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा और ये दर्शकों को भी पता लगे, आपने कई सारी यूनिवर्सिटीज में अपने लेक्चर्स दिए हैं, IIMs में भी आप जाते रहते हैं। एक एजुकेशनल स्टैंडर्ड का जो डिफरेंस आपको अब्रॉड और यहाँ में दिखता है, बहुत साफ दिखाई देता होगा। हाँ। तो ये जो गैप है, ये जो डिफरेंसेज हैं, देखिए, ये पहला क्यों हैं, हाँ, और इनको कैसे ठीक किया? ये मैं अक्सर क्लासेस में एक बात कहता हूँ कि हमारे यहाँ की टीचिंग में एक बहुत दुर्गुण आ गया है। वो ये है कि विद्यार्थियों को हम ज्ञान की एक निर्धारित खुराक देने के लिए उन्हें एक ग्राहक मान लिया है। हाँ। कि हमने उनको एक ग्राहक के बतौर ज्ञान की एक निर्धारित खुराक दे दी, अब वो उसे ले ले। इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ स्टूडेंट्स नोट्स नहीं बनाते, टीचर्स क्लास में जाकर उन्हें डिक्टेट कराते हैं। ये मैंने यहीं देखा है, बाकी कहीं नहीं देखा है। कहीं नहीं होता। नॉर्मली क्या करते हैं, स्टूडेंट्स एक्सप्लोर करते हैं। दूसरा, मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि 40 स्टूडेंट से बड़े क्लासरूम कैसे हो सकते हैं, जबकि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में तो सर हंड्रेड्स में नंबर। हाँ, मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि किसी क्लास में 40 से ज्यादा स्टूडेंट कैसे हो सकते हैं। PG लेवल का मैं मेरा अनुभव बताता हूँ। कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स का एक इंटरनेशनल सेंटर है इटली में, तो वहाँ केवल 4 ही सीटें हैं। अब 4 सीटों के लिए जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वहाँ जब डिपार्टमेंट में मैं इंटरेक्ट कर रहा था तो उन्होंने बताया कि हम 4 से ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि इतनी रिसर्च इन्वॉल्व होती है कि पूरे डिपार्टमेंट के यदि फैकल्टीज लगकर भी काम करें
तो आप चूंकि कोलैबोरेटर होते हैं, आपका रिसर्च असिस्टेंट और आप मिलकर के किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, और इसी के जरिए जो आपके रिसर्च असिस्टेंट या कोलैबोरेटर्स हैं वो बाद में वही प्रोफेसर्स भी बनते हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि हमारे यहाँ हम विद्यार्थियों में ये रिसर्च ओरिएंटेशन क्लासरूम्स में 10वीं के बाद डाल नहीं पाते। मतलब इसमें मुझे ताज्जुब है कि आज 11th और 12th में जो बच्चे साइंस के विद्यार्थी हैं वो लैब तक नहीं जाते हैं, एक दिन नहीं जाते, और एक दिन लैब नहीं जाते हैं और वो साइंस के विद्यार्थी कहलाते हैं और उन्हें प्रैक्टिकल्स में फुल मार्क्स मिलते हैं। ये बड़ी विसंगति है। हाँ, अब ऐसी विसंगति में आप ये कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि हम वेस्ट को compete कर सकते मतलब हैं? हमारे एजुकेशन सिस्टम का साइंटिफिक टेम्परामेंट लूज हो रहा है। मैं ये कहूंगा कि हम लोग बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड कंज्यूमर्स हैं। हाँ। हम इंफॉर्मेशन के कंज्यूमर्स हैं, हम नॉलेज के प्रोड्यूसर्स नहीं हैं। बिल्कुल। तो आप नॉलेज को कंज्यूम तो कर रहे हैं, आपने बुक ली, उसको रट मारा, बट व्हाट अबाउट योर क्रिएटिविटी, व्हाट अबाउट योर रिसर्च? तो जब तक आप खुद उस ओरिएंटेशन को लेकर बच्चों को तैयार नहीं करेंगे, इसलिए देखिए कि हर बार जब नोबेल प्राइजेज आते हैं तो भारत के बारे में सबको ही पता होता है कि कोई भी उत्सुक नहीं होता है कि इंडिया का कोई साइंस में कंट्रीब्यूशन होगा। हाँ, साइंस में कंट्रीब्यूशन बहुत आप वर्ल्ड रैंकिंग में देख लीजिए, हमारी जितने यूनिवर्सिटीज हैं, आई मीन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को गिन लीजिए, और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ह्यूमैनिटीज में भारत का पहले दर्जे का विश्वविद्यालय है। बिल्कुल सर। उसके बावजूद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का आप नाम देख लीजिए कहाँ था। दिल्ली विश्वविद्यालय को तो छोड़ दीजिए आप, हाँ, बहुत बाद की वो तो बहुत बाद की बात है। आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, IIT कभी कभी कानपुर ले लीजिए, रुड़की कभी कभी मुझे, और आर्किटेक्चर में कभी कभी रुड़की को ले लीजिए। एक दो इंस्टीट्यूशंस आप साउथ में ले लीजिए, मेटलर्जी वाले, जिनके कोई कभी कभी कोई रिसर्च आता होगा। बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस तो बहुत ही प्लेन है हमारे यहाँ, इंक्लूडिंग आवर IITs। पता है आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, वेस्टर्न कंट्रीज में और यूरोपियन कंट्रीज में हम लोगों की क्या पहचान है कि ये बहुत हार्ड वर्किंग है, इनको पैसे दे करके खरीद लो, इनसे काम करवा लो। तो इसीलिए इंडिया का जो टैलेंट है वो बाहर अपने आप को एक्सप्लोर नॉट टैलेंट, इंडिया का लेबर, डोंट से टैलेंट, इंडिया का आप उसे लेबर कहिए। इंडिया के लेबर की विदेशों में मांग है। टैलेंट में तो मुझे नहीं लगता कि आप सुंदर पिचई जैसे लोगों के अलावा किसी का ज्यादा नाम सुनते होंगे। बिल्कुल सर, हाँ, काफी कम और गिने चुने नाम, जबकि हम पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा जनसंख्या वाला हिस्सा है। बिल्कुल सर। तो ये एक डिफरेंस है जो एजुकेशन में। दूसरा, मैं चूंकि मैं शेखावाटी में रहता हूँ, माफ कीजिएगा मैं बुरी बात कह रहा हूँ, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं। यहाँ कुछ स्कूल्स हैं, कुछ कॉलेजेस हैं, और जहाँ पर विद्यार्थी जाते ही नहीं है, सारे एडमिशन्स डमी होते हैं। और ऐसे एजुकेशन सिस्टम में CUET में वो बच्चे कभी पास नहीं कर सकते जो इस तरह के सिस्टम का कॉम्पीट करना नहीं, जो इस नेचर के हैं। आज एक बच्चा दिल्ली विश्वविद्यालय में तो प्रवेश पा लेगा, लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में नहीं पा पाएगा, क्योंकि जैसे ही एप्टीट्यूड वाला टेस्ट आएगा उन्हें तकलीफ आएगी। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, बड़ा ड्रामा है। या तो देखिए, CUET के बारे में सर ने काफी कुछ बताया कि आने वाले एजुकेशनल सिस्टम को ये कैसे चेंज कर सकता है, क्या क्या इसके इम्पैक्ट्स होंगे, कैसे कैसे चैलेंजेस हमारे सामने हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए क्या क्या नीड्स हमारी हैं, कौन सी आवश्यकताएं हमारी हैं। आप अपने अनुभव के आधार पर बहुत सारी चीजें देखते हैं, लंबा अनुभव आपका है, देश और विदेश के अनेकों संस्थानों में आपने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। सर, एक बात इस चर्चा के अंत में मैं आपसे और जानना चाहूँगा। 3 से 4 डाउट मेरे मन में भी हैं, जैसे सामान्य एक आदमी के मन में होते हैं। CUET इंट्रोड्यूस हुआ तो सबसे पहली बात हमने डिस्कस की, 12th के मार्क्स का वेटेज नहीं रहेगा। उसमें आपने क्लियर किया कि कुछ एक यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अलग अलग तरीके से अपने पैरामीटर्स रख सकते हैं। दूसरा मेरा अपना डाउट ये था, CUET आने के बाद क्या जो बाकी के हमारे जो लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं या जिनका बड़ा स्टैंडर्ड नहीं है या जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दर्जे के नहीं है, क्या वो पूरी तरीके से पिछड़ जाएंगे और एजुकेशन सिस्टम में वो एक तरीके से डिग्रेड होंगे? देखिए, इंटरेस्टिंग बात ये है कि विद्यार्थियों में पढ़ने की एक प्रवृत्ति होनी चाहिए। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले जब बात कर रहा था तो बताया कि आपकी बेटी सात्विका जो है उसे कहानी सुनने का बहुत शौक है।
अब यही शौक उसका 12th तक बना रहता है कि नहीं रहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी सर। अब यदि किसी विद्यार्थी में ऐसा शौक है तो आपको एक दिन भी लैंग्वेज वाला पेपर नहीं पढ़ना, आप आराम से पास कर लेंगे उसे। जी सर। ऐसे ही आपका जो थर्ड पेपर है एप्टीट्यूड वाला, मैंने कहा ना इनेट एबिलिटी चाहिए, ये बिहेवियरल एस्पेक्ट्स का टेस्ट है। बिल्कुल सर। तो हमने कहा कि ज्ञान की जो निर्धारित खुराक हम बच्चों को कोचिंग्स के माध्यम से हम देते हैं, मैं भी कोचिंग वाला हूँ और किंग्स एकेडमी हमने 2008 में शुरू किया सीकर में। 2022 तक आते आते हमने विद्यार्थियों की क्वालिटी में एक जबरदस्त ड्रॉप देखा है। पहले 12वीं पास बच्चा आता था तो लगता था ये परिपक्व है, आज हम कंपेयर करते हैं, आज लगता है बच्चों की मानसिक आयु बहुत कम है, शायद उनके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है। आज 12वीं पास बच्चा 6वीं 7वीं की तरह बिहेव करता है और ये बहुत बहुत ही डिफरेंस है, मतलब कि ये जिम्मेदार कब होंगे, मतलब हाँ, कब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, जिम्मेदारी वाला भाव उनमें कब आए। वो इसलिए नहीं आ रहा है कि उनके पास खाली वक्त नहीं है। सरकार का उद्देश्य है कि हमारी जो बचपन वाली जो स्टेज है वो बच्चों को मिलनी चाहिए। बिल्कुल सर। और उसके लिए नेचुरल, मतलब आप कितना भी पढ़ लीजिए, ये एग्जाम आपसे केवल एनसीईआरटी 12th तक का सिलेबस पूछेंगे। जैसा कि हमने नीट में करते करते, आप चूंकि खुद नीट के साथ लगातार इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, पिछले सालों में आपने देखा होगा कि एनटी आने के बाद बिल्कुल सर पेपर्स केवल और केवल कहाँ तक सीमित हो गए हैं? बिल्कुल एनसीईआरटी, और उसमें भी स्टैंडर्ड काफी गिरा है। आप इसे स्टैंडर्ड गिरना कहें या मैं दूसरे शब्दों में कहूंगा हर बच्चे की पहुंच में कहें उसे। अब हाँ, ये बात तो आपकी ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ। ये इसी से जुड़ा हुआ जो दूसरा सवाल सीयूईटी को लेके मेरे दिमाग में भी था। एक लेवल पे एक एग्जाम करवाया गया, जैसे मेडिकल एंट्रेंस भी एक ही लेवल पे करवाया जा रहा है देश में, और इंजीनियरिंग के एग्जाम भी एक ही लेवल पे जेईई आजकल हो रहा है। बहुत सारे स्टेट्स हैं, कई स्टेट्स ने आपत्ति दर्ज करवाई। हाल ही में तमिलनाडु की असेंबली में एंटी नीट बिल पास हुआ था। प्रेसिडेंट के पास मसौदा वो भेजा गया, अभी अवेटेड है, क्या होना है कोई पता नहीं। तो क्या सर, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं भारत की, बहुत सारा मतलब भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो ऐसा है, जो रूरल एरियाज हैं और बहुत इंटीरियर के जो लोग हैं, क्या उनकी पहुंच से सीयूईटी बहुत दूर नहीं? नहीं, उनकी पहुंच में है अभी उनकी पहुंच में। जैसे कि एनटी आने के बाद एनटीए ने एक काम किया है कि हम इसको सबकी पहुंच में बना देते हैं। तो यदि किसी विद्यार्थी ने 11th-12th की किताबें घर पर भी पढ़ी हैं तो, और शिद्दत से पढ़ी हैं, खुद भी पढ़ी हैं, तो वो आराम से अपने लिए एक सीट मेडिकल में बना सकता है। सर, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, सबकी पहुंच तक बना दिया, लेकिन मेडिकल के पेपर में भी ऐसा हो रहा है 720 आउट ऑफ 720 फुल मार्क्स बच्चे को आ जाए, और भविष्य में ये लगातार होगा। 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स बच्चा गेन कर लेता है। हाँ, तो इसको आप सबकी पहुंच तक कहेंगे या पेपर के स्टैंडर्ड का कुछ? नहीं, इसे मैं सबकी पहुंच में कहूंगा। इसे आप यदि पेपर, मतलब व्हाई शुड वी कीप आवर पेपर्स अननेसेसरली डिफिकल्ट? जब आपसे एक्सपेक्टेड ये है कि आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। पहले क्या हो रहा था कि जो सूचनाएं विद्यार्थी को केवल कोचिंग्स में ही मिल सकती थी, उन सूचनाओं के आधार पर पेपर बनते थे। बिल्कुल सर। अभी एनटीए ने इस बात को सुनिश्चित किया कि जो 11th और 12th की बुक्स का दायरा है, हम उससे बाहर एक कदम नहीं रखेंगे। बिल्कुल, हाँ, ये काफी रेस्ट्रिक्टेड हुआ भी है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ है कि जो विद्यार्थी कहीं भी रहता हो, उसने एनसीईआरटी की बुक्स खरीदी हैं, क्योंकि हमने जो सिलेबस बनाया है, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है जी, उस फ्रेमवर्क से बाहर जाके क्वेश्चन क्यों आना चाहिए? दैट वाज अ बिग क्वेश्चन। हाँ, अभी नई एजुकेशन पॉलिसी में इसको इंट्रोड्यूस किया। और 11th और 12th के बच्चों को बीएससी तक का बायो और फिजिक्स पढ़ना पड़ रहा था। हाँ, पहले थोड़ा सा वाइड था सर। हाँ, तो ऐसा क्यों? मतलब आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन 12th क्लास है और आपको जो सूचनाएं पूछी जा रही हैं वो 12th क्लास की बुक्स में है ही नहीं। क्या ये बच्चे के साथ चीटिंग नहीं थी? बिल्कुल सर, आपकी बातें बहुत लॉजिकल हैं। कई सारी चीज़ों को मैं भी नहीं मानता था आपसे बात करने से पहले और इस परिचर्चा से पहले, लेकिन आपने बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही लॉजिकल एस्पेक्ट्स के साथ इन सब चीज़ों को क्लियर किया। देखिए, आप सब लोग अगर ये चाहते हैं कि सीयूईटी का इम्पैक्ट क्या आएगा हमारे एजुकेशनल सिस्टम पे, आज के टाइम में जितनी सारी चीज़ें चल रही हैं उनका इम्पैक्ट क्या है, बच्चे का मेंटल स्टेटस किस लेवल का है, उसका बिहेवियरल एस्पेक्ट क्या है, बहुत सारी चीज़ें। और मैं सारी बातों के बाद अंत में आपसे ये कहूँगा कि अगर आप एजुकेशन पे इंटेलेक्चुअल डिस्कशन सुनना चाहते हैं,
एजुकेशन पे किसी एक इंटेलेक्चुअल पर्सन की राय आप जानना चाहते हैं तो रमेश सर का इंटरव्यू तो मैं नहीं कहूँगा, कि जो सामान्य बातचीत है ये आपको जरूर देखनी चाहिए। इसको सुनने के बाद आपको बहुत साफ ये लगेगा। सर मैं बहुत साफ कह रहा हूँ, एज ए टीचर मैं मेडिकल एंट्रेंस को पिछले 15-16 साल से पढ़ाता हूँ और एज ए टीचर मैं इस बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता था, अब तक भी नहीं कर पा रहा हूँ शायद, कि 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आना सही नहीं है। देखिए, लेकिन आपकी एक बात के बाद मैं थोड़ा सा बोलूँ, आपकी एक बात के बाद मुझे ये लगा कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसका बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन ये था कि जो हमारी टेक्स्ट बुक्स फ्रेम की गई उससे बाहर जाके, उस दायरे से बाहर जाके वो बात नहीं करेंगे। तो ये डेफिनेटली कोचिंग्स की ग्रिप इस पे कम होती जा रही है। देखिए, ये सरकार की पॉलिसी है। ये पॉलिसी सरकार की पॉलिसी ये है कि पहले बच्चे हैप्पी कब होंगे, हाँ। जब उन पर इस बात का स्ट्रेस खत्म हो जाएगा कि मुझे इन पुस्तकों से बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। तो जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो 200-200 पन्ने की होती हैं, तो 200 पन्ने वाली बुक को मैं पढ़ूंगी, मेरी ही किताब में से आ रहा है, अब बताइए आपको कैसा फील होगा? ठीक है, अच्छा फील करता हूँ, कॉन्फिडेंस आता है उसमें, मुझे कॉन्फिडेंस आता है। तो मैं एवरी डे जब खुद को पॉजिटिवली फील करूंगा तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड तक मेरा किलिंग इंस्टिंक्ट बढ़ेगा, मुझ में लीडरशिप क्वालिटीज आएंगी, मैं सेल्फ पिटी की बजाय सेल्फ रिस्पेक्ट की ओर ओरिएंट होने लगूंगा। हाँ, ये एक इम्पैक्ट है। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अभी हमारी जनरेशन जो है बहुत बड़ा, मैं हर साल कहता हूँ कि कोटा शहर करीब 10 मर्डर हर साल कर देता है, और उसकी वजह होती है हर वीक होने वाले हमारे असेसमेंट टेस्ट। बिल्कुल। तो वीकली टेस्ट लगते हैं, बच्चों को लगता है कि शायद, मैं कहता हूं कि यदि ये सभी लोग अपने टेस्ट को एनटीए की एक्सपेक्टेशन के अनुसार बना दें तो सर आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे बच्चे जब टेस्ट दे करके बाहर निकलेंगे, चाहे कोचिंग हो या स्कूल हो, वो ऐसे दौड़ते हुए आएंगे जैसे 5वीं 6वीं के बच्चे स्कूल से बाहर आते हैं, मतलब पूरे उत्साह के साथ। और आज वो जीवनी शक्ति हमें 11वीं 12वीं के बच्चों में देखने को नहीं मिलती है, जबकि बायोलॉजिकली वो अपने ग्रोथ फेज में होते हैं। बिल्कुल सर। तो ये सरकार के लिए आज सबसे बड़ी चुनौती है, आखिर हमें हमारे युवाओं में उत्साह, उम्मीद और जीवनी शक्ति, जिसको आप जीवटता कहते हैं, जिजीविषा जो कहते हैं, वो जिजीविषा हमें कैसे बना के रखनी है। एक वक्त गुजर गया, पिछले 20 साल तो गुजर गए हैं, जिसके दौरान ये परिवर्तन हुए और हमने सूचनाओं को ज़्यादा महत्व दिया। अब हम महत्व दे रहे हैं इन्वायरमेंट में एक्सपोजर को। हम बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बनाना चाहते हैं। सरकार की मंशा ये है, पिछले मोदी सरकार की भी और मनमोहन सिंह सरकार की भी, सभी की मंशा ये है कि अब हमें हमारे विद्यालय ऐसे बनाने हैं जिनमें विद्यार्थियों को अधिकतम ऑन द जॉब ट्रेनिंग लेने का मौका मिले। बिल्कुल सर। यानी आप खुद सीरम इंस्टीट्यूट जैसे संस्थानों में ही काम करें, इसकी बजाय ये है कि हम सीरम इंस्टीट्यूशंस की लैब बना लेते हैं देश के 100 विश्वविद्यालयों में। बिल्कुल। तो वहाँ विद्यार्थी रोजाना उन सब पे काम कर रहे हैं। अब सोचिए ऐसा देश होगा तो वो कितना बेहतर होगा कि हर विद्यार्थी कॉन्फिडेंट होगा कि मैं नौकरी नहीं लेकिन मैं खुद कुछ कर लूंगा। हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप का भाव एक डेवलप होता है। तो जो जैसा मैं भी चिंता जाहिर कर रहा था कि साइंटिफिक टेम्परामेंट लूज हो रहा है या कम हो रहा है, और अगर ऐसी जैसी बात आप कर रहे हैं, ये पॉलिसीज गवर्नमेंट की हैं और ये 10 साल रुक जाइए, ये अगर आप 10 साल रुक जाइए, हो जाती है सर, 10 साल रुक जाइए, 10 साल के बाद आप बच्चे को कोचिंग भेज नहीं पाएंगे। हमारे एजुकेशन में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा कि बच्चे का स्कूल में होना अनिवार्य होगा। बिल्कुल सर, ये एक सुखद बात है, अच्छी बात है। बहुत सारी चर्चा परिचर्चा आपके साथ की, सीयूईटी के बहाने एजुकेशनल सिस्टम के बहुत सारे इम्पैक्ट्स हमने देखे, क्या ड्रॉबैक्स हैं, कौन सी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं और कौन सी चीज़ें आने वाले समय में होंगी। सर का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैं आप सब लोगों के सामने फिर से बोल रहा हूँ, आपके शब्दों को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 10 साल बाद आप अपने बच्चे को कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं भेज पाएंगे, नहीं भेज पाएंगे। ये अपने आप में बहुत ही बड़ा है सर। ये हाइब्रिड एजुकेशन इंट्रोड्यूस हो रही है, आप देख रहे हैं लार्ज स्केल पे जो इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, कई हजार करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स हैं। मुझे लगता है कि इन सबको भी सोचने की जरूरत है। आई मीन डिजिटल इज ऑल राइट, हाँ, ये हायर एजुकेशन में इंफॉर्मेशन का हिस्सा रहेगा, लेकिन जब हम प्राइमरी एजुकेशन या सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन तक की बात करें तो मेरे हिसाब से इससे बड़ा कोई फेलर एजुकेशन सिस्टम का हो नहीं सकता कि आपको जहां टीचर्स के साथ, मैं यूं कहूँगा कि एक दूसरी ह्यूमन फॉर्म के साथ रहते हुए जो चीज़ें सीखनी थी वो आप मशीनों से नहीं सीख सकते, कभी नहीं सीख सकते। मैं तो ये भी कहूँगा कि सरकार आने वाले दिनों में डिजिटल एजुकेशन
को 12 तक केवल क्लासरूम तक सीमित करें, घर पर बिल्कुल बंद कर दें। घर पर बिल्कुल बंद कर दे, ये बात ये बहुत जरूरी है। क्लासरूम्स तक उसकी पहुंच हाँ, होती मतलब जाएगा, वहां से देखो environment create हमें जो पैनल्स चाहिए जिसके जरिए हम बच्चों को 3 डायमेंशनल फिगर्स दिखा हाँ, जो सकें, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे एज ए टूल माना जाए, नॉट द सब्स्टिट्यूशन और रिप्लेसमेंट ऑफ मैन टू मैन इंटरेक्शन। ठीक बात। वो कभी रिप्लेस नहीं होना चाहिए। तो सर मुझे लगता है कि ये जो परिचर्चा है न सिर्फ CUET पे रही, समग्र रही। आपने बहुत सारी बातें बताई, आपने अपना कीमती समय दिया। मैं आप सब लोगों को बता दूं फिर से, किंग्स एकेडमी के फाउंडर रमेश शर्मा सर से हम मिल रहे थे, हजारों विद्यार्थियों का जीवन संवारने वाले, उनको बनाने वाले और खुद भी एक बहुत सकारात्मकता ऊर्जा लिए रोज अपने फकीरी अंदाज में जीने वाले एक शिक्षक से मैंने आपकी मुलाकात करवाई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मौके बेमौके रमेश शर्मा सर को भी फिर से मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाता रहूँगा, फिर से आपके बीच लाता रहूँगा। कई सारे टॉपिक्स, कई सारी चीज़ें और कई सारे अच्छे कंटेंट के साथ आप आते रहेंगे, रूबरू होते रहेंगे और भी लोगों के साथ आपकी मुलाकात होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू।